क्यों में ये परंपरा रहा है कि जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनका हम स्वागत फूलों के गुलदस्ता से करते हैं। तो अभी हम लेखा सरकार मैम को बोलेंगे कि प्लीज आइए और सर का स्वागत कीजिए। और अब मैं सर को ही माइक दे रहा हूं कि अब सर आप कंटिन्यू कीजिए। अब हम लोग स्टूडेंट के रूप में आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा कि हम लोग चाय निपटा लें, उसके बाद से बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। वो मैं डिस्ट्रप्शन नहीं चाहूँगा, दैट विल बी बेटर। 5 मिनट भले ही बाद में स्टार्ट करें, और स्टार्ट करेंगे फुल एनर्जी के साथ, इंथुजियाज्म के साथ। कुछ अगर बदलना है तो सबसे पहले एनर्जी और वाइब्रेशन बदलना होता है, तो इसलिए हम लोग एक फुल एनर्जी के साथ में शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चाय पहले पी लेते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप चाय उधर लगा हुआ है, आप लोग जाकर के पी चाय। 5 मिनट के अंदर हम लोग जैसे ही यहाँ पे स्वैग से करेंगे, सबका स्वागत बजेगा, सबको हॉल में आ जाना है। ठीक है सर, इसको यहाँ पे मत रखिए, ब्लॉक कर रहा है। इसको वॉच वहाँ पे लैपटॉप सामने वाला चेयर। अच्छा, यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं क्या? ये दो चेयर रखते हैं, वो हटा देंगे। हम लोग के पास समय कम होगा, सीखना बहुत कुछ है, इसलिए सब लोग प्लीज हॉल में आइए।
अच्छा, पहले एक बार हम लोग सब जन खड़ा हो सकते हैं क्या? आपके लैब में जो भी है आप रख दीजिए साइड में, और जब म्यूजिक बज रहा है, लाउड म्यूजिक बजेगा, ठीक है, और सबको क्लैप करना है। अगर स्पेस रहता तो मैं सबको डांस करने के लिए बोलता, लेकिन एटलीस्ट सबको जहां खड़े हैं वहां पे एटलीस्ट सबको क्लैप करना है। हमारी इस एनर्जी के साथ में मैं आपको कुछ नहीं सिखा पाऊंगा, सॉरी। आपको अगर मेरे से कुछ निकालना है तो वो एनर्जी उस लेवल का होना चाहिए, वाइब्रेशन उस लेवल का होना चाहिए। आप प्लीज एक मैंने आज 3 घंटे के लिए भूल जाइए कि आपकी उम्र क्या है, ठीक है? म्यूजिक प्लीज, क्लैप। आप अपने लिए क्लैप कीजिए कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, आज हम एक नया माइंडसेट डेवलप करके जाने वाले हैं। और मैं सबको हाई फाई देना चाहूंगा कि ताकि मेरी एनर्जी सबके पास पहुंच जाए। तो हाई फाई, और आप अपने से सबको हाई फाई दीजिए, जितने लोगों को आप कर सकते हैं प्लीज आप हाई फाई दीजिए, सबको हाई फाई। 1 2 1 हाई फाई। हाई फाई, हाई फाई। अभी कुछ लग रहा है, प्लीज प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी भी देख रहा हूं कि कुछ लोग जो है मोबाइल पे लगे हुए हैं। प्लीज अगला 3 घंटा आप मोबाइल अपने आप से दूर कर दीजिए। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कॉल तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है? और आज की ट्रेनिंग में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है, और सक्सेस का माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमको किन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहला चीज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हम लोग सीट का रिजर्वेशन करा के बैठे हुए हैं। वी ऑल आर लीडर्स। मुझे बताया गया है कि क्रिप्ट्यू के जो टॉप क्लास के लीडर्स हैं उनको मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूं कि लीडर्स के अंदर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि सीट का रिजर्वेशन नहीं करें। अगर हमको कुछ चेंज करना है तो अगर हम कुर्सी नहीं चेंज कर सकते हैं तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? चुनाव तो बनता है अपने खुद के लिए, ठीक है? तो एटलीस्ट कुर्सी का रिजर्वेशन ना करें, ठीक है? मोबाइल ना यूज करें। और दूसरा चीज कि अगर हम आपस में डिस्कशन करेंगे तो हम कुछ आपको डाउनलोड करने वाले हैं, शायद वो मिस कर जाएंगे, या फिर आपके बाजू वाले जो बैठे हैं वो मिस कर जाएं कि आपको क्या सीखना था, ठीक है? तो हम लोग इन बिटवीन आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, आप में से बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं और बहुत से लोग मुझे नहीं भी पहचानते होंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने बारे में कुछ बता सकता हूं कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, जो करता हूं वो क्यों करता हूं? ভাই আমি বাংলাও বলতে পারি, ঠিক আছে? যেখানে আমি যেটা প্রেফার করব সেই ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো, ঠিক আছে? আই এম কমফোর্টেবল ইন বেঙ্গলি as well as ইংলিশ এন্ড হিন্দি, ঠিক আছে? বেশিরভাগ আমি হিন্দিতে বলবো, ঠিক আছে? মাঝে সাঝে আমি বাংলাও বলবো। यस, आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, কিন্তু বাংলাও বলতে পারি, ঠিক আছে? বাংলাও কিছু বলবে, হ্যাঁ বাংলাও কিছু বলবে। ভেরি গুড। দেখো আজ থেকে মানে 20 বছর আগে আমি আমার ক্যারিয়ারটা শুরু করেছিলাম এজেন্ট বিনোদ হিসেবে। আজকে আমার কোম্পানি ইনভেস্টমেন্ট জাংশন 1000 থেকে বেশি ইনভেস্টরদের টাকা ম্যানেজ করে আজকে আমার কাছে বিভিন্ন সেক্টর থেকে ক্লায়েন্ট আছে যারা
আমি বিভিন্ন রকমের সার্টিফিকেশন পেয়েছি, অ্যাওয়ার্ড এন্ড রিকগনিশন পেয়েছি, বাট আমার জন্য আমি মনে করি যে ক্লায়েন্টদের স্যাটিসফ্যাকশন এন্ড ট্রাস্ট ইজ মোর ভ্যালুয়েবল দ্যান whatever rewards and recognition I have got. আমার সাকসেস স্টোরি 3 বার ক্যাফে মিউচুয়াল ওয়েবসাইটে পাবলিশ হয়েছে, and I'm fortunate that I have been co-author in 2 of the Amazon's best-selling books, Unbreakable and Destiny by Design. আপনারা আজকে দেখছেন যে আমি একজন সিইও, ফাউন্ডার, একজন অথর, কিন্তু আমার লাইফটা সবসময় এরকম ছিল না। আমি একজন খুব হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি। আমার বাবা ছিলেন একজন ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে একজন ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারের ইনকামটা কিরকম ছিল আর তার লাইফস্টাইলটা কিরকম হবে। তার উপরে আমার বাবা মনে করতো যে মানে ওনার দাদা আর ওনার ফ্যামিলি একই ফ্যামিলি, মানে আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, 20 জনের ফ্যামিলি, সেখানে একজন আর্নিং মেম্বার। তো আই হ্যাভ সিন দ্য পভার্টি ইন মাই চাইল্ডহুড। তো আমি যখন পড়াশোনা করতাম, নিশ্চয়ই আমি সরকারি স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছি। আমি আপনাদের বলে দিই, আই এম নট জাস্ট অ্যান এজেন্ট বিরোধ লাইক সাইফ আলী খান, আই এম অলসো এ ফ্যামিলি ম্যান লাইক মনোজ বাজপেয়ী। ঠিক আছে, তো আমার মানে আপব্রিঙ্গিংটা এরকম একটা পাড়ায় হয়েছে। আপনি বলতে পারেন আমি গরিব বয়, আর আমি একটা সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করেছি। আমি যখন কলেজে ছিলাম আমার মনে হলো যে বাবাকে হেল্প করার জন্য যদি আমি কিছু এক্সট্রা ইনকাম করতে পারি, সেটার জন্য আমি টিউশন পড়াতে আর প্রাইভেট পার্ট টাইম জব করতে আরম্ভ করলাম। সেই সময় আমার একজন বন্ধু আমাকে বলল যে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এমএলএ তে খুব ভালো ব্যবসা এসেছে, তুই কি যাবি? আমি বললাম ठीक है भाई। तो मेरा शौक था ताज बंगाल देखने का। मैं इसलिए एक्साइटेड होकर के गया कि चलो यार आईसीसी बहाने ताज बंगाल देखने को मिलेगा। तो मैं वहां पे गया, तो वहां का माहौल देखकर एकदम चकाचौंध। ये म्यूजिक बजाने का कंसेप्ट मेरे दिमाग में शायद वहीं से आया जब आप सुन रहे थे। तो म्यूजिक बजाने से वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, एक्साइटमेंट आता है, और उस एक्साइटमेंट में मैंने देखा कि लोग काफी पैसे कमा रहे हैं। एक जन ऐसा है जो 50-50 हजार रुपए महीने का कमा रहे हैं, और मैं जो भी करता था उससे मुश्किल से 5,000 रुपया कमाता था। तो आप समझ सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 1999 या 2000 साल में। उस समय में 50,000 रुपया कमाने वाला आदमी को बड़ा आदमी कहा जाता था, और एक्साइटमेंट में मैं उस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जिसको बिजनेस का कोई नॉलेज ना हो, कभी लाइफ में बिजनेस नहीं किया हो, और मेरे लिए तो 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, तो वो बिजनेस मेरे लिए लर्निंग हुआ, और मैं डेट के ट्रैप में फंस गया। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था नौकरी करने के सिवाय। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कभी अप्रोच किया होगा? है ना? हम लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं उन लोगों के साथ? रिस्पेक्ट तो नहीं देते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी काम किया। 3 महीने काम करने के बाद से मुझे रियलाइज हुआ यार ये मेरे बस का काम है। जो मैं ये कर रहा हूँ और जितना जलील होना पड़ रहा है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं जो मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ उसका 50% भी मैं खुद के बिजनेस के लिए करूंगा, तो इससे बेहतर कर सकता हूँ। और मैं 3 महीने में ही क्रेडिट कार्ड के सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब छोड़ दिया, और उसके बाद से मैंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी ली, और फिर उसके बाद से मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना। और लेकिन एक चीज है कि जहां विनाश होता है वहीं से विकास का भी सीड डेवलप होता है। तो मैं समझता हूं कि मैं आज जो आप लोगों के सामने खड़ा होकर के कुछ बोल पा रहा हूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एमएलएम का हाथ है। तो आप लोगों को मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज अपने लिए क्लैप कीजिए कि अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी माध्यम से आप एमएलएम से जुड़े हुए हैं, जो कि इस तरह का कर सकता है कि अगर कुछ बर्बाद भी होता है ना, तो वो भी मेरे जैसा आबाद हो सकता है। ठीक है? तो एमएलएम ने मेरे को 2 चीज जो सिखाई, वो ये था कि मेरे एक सीनियर ने एक किताब रिकमेंड किया, शिव खेड़ा का जीत आपकी। ये किताब मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और दूसरा चीज, मुझे जिमरॉन से एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। जिमरॉन की 2 बात मुझे हमेशा याद रहती है,
और वो थी कि जो काम करना जितना आसान होता है उसको ना करना भी उतना ही आसान होता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका आप रास्ता निकाल लेंगे, और अगर नहीं करना चाहें तो बहाना ढूंढेंगे। दोस्तों, जिम रॉन की ट्रेनिंग और शिव खेड़ा की किताब ने मेरी जिंदगी को सेव अप करने में और मेरी जिंदगी को यू टर्न देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और आज मैं इस तरह के घर में रहता हूं और ये मेरे बीवी बच्चे। थैंक्स टू द ट्रेनिंग, थैंक्स टू द MLM कि मैं जो भी कर पाया हूं MLM की ट्रेनिंग और MLM की बदौलत कर पाया। ये अलग बात है कि मैं MLM नहीं करता हूं, लेकिन जो कुछ भी सीखा हूं, जो कुछ भी जाना हूं, मैं MLM से जाना हूं। मेरा मानना है मेरा मानना है कि मैं नहीं बदलता अपने सपने जो मेरी सच्चाई के साथ में मेल खाते हो। मैं अपनी सच्चाई बदल दूंगा जो मेरे सपनों के साथ मेल खाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अब जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या चाहिए होता है सक्सेसफुल होने के लिए। आप बोल सकते हैं, आप मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल पे बात करने से मैंने मना किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए जीवन में क्या चीज जरूरी है? एक जुनून चाहिए। जुनून चाहिए। वेरी गुड सर। नॉलेज चाहिए। वेरी गुड। नॉलेज का जुनून बस। और कुछ? हैबिट चाहिए, माइंडसेट चाहिए, हैबिट चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड। दृढ़ संकल्प चाहिए। हाँ सर, हम जो कुछ भी करें, अगर ब्रॉडली सक्सेस का मेन इंग्रेडिएंट देखा जाए तो हमारे पास डिग्री होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, जो कुछ भी है, एफर्ट है, जुनून है, सब कुछ है। लेकिन इन सब कुछ को अगर देखा जाए तो लाने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है माइंडसेट और एटीट्यूड। एटीट्यूड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ माइंडसेट। ठीक है, तो हम पूरे माइंडसेट की बात करेंगे, लेकिन एटीट्यूड इसमें सबसे बड़ा अहमियत रखता है। एक बार की बात है कि जंगल में लोमड़ी जो है वो सभी जानवरों से जाकर के पूछ रहा है, जिराफ से जाकर के पूछा कि यार जिराफ भाई, तुम इतने लंबे हो और शेर इतना छोटा है, तुमने उसे राजा बनाया क्या? बोला नहीं रे। फिर वो गैंडा के पास में गया कि गैंडा स्वामी, तुम यार इतने भारी भरकम कद काठी वाला व्यक्ति हो, तुमने कहीं शेर को राजा तो नहीं बनाया ना? गैंडा स्वामी ने कहा नहीं रे, मैंने तो राजा नहीं बनाया। इस तरह से वो सभी जानवरों से मिला और सबको बोला यार किसने शेर को राजा बनाया? सबने बोला नहीं, मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो अब बोला कि यार एक काम करते हैं, चलो शेर से ही पूछते हैं कि तू राजा बना कैसे? सब बोल रहा है कि तेरे को किसी ने राजा नहीं बनाया है, और तू सारा बोल रहा है कि मैं राजा हूं, कैसे बना? अब ये लोमड़ी जो है चालाक होता है, सबको आगे कर दिया कि तुम लोग जाकर के पूछो, और अपने पीछे रह गया। जब सब लोग उससे पूछने के लिए गए तो अपने भाग निकला। जब जानवरों ने पूछा कि अच्छा शेर सिंह, तुम राजा कैसे बने? शेर कुर्राया तो आधे लोगों की पैंट ढीला और चड्डी गीला हो गया। लोग भाग खड़े हुए और बोला कि अबे मैं मानता हूं कि मैं ही राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। तेरे में अगर ताकत है तो तू भी राजा बन जा, तेरे अंदर वो एटीट्यूड है तो एटीट्यूड का डेफिनेशन अगर सही मायने में समझा जाए तो यही है कि अगर मैं मानता हूं कि मैं शेर हूं और मैं राजा हूं जंगल का, तो मैं राजा हूं, और अगर मैं नहीं मानता हूं तो मैं गीदड़ हूं। तो हमारा एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि हमारी जिंदगी की ऊंचाई क्या होगी, और हमारी जिंदगी की ऊंचाई डिटरमाइन करती है कि हमारा जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया कैसा हो। ये एक केकड़ा है जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पे पाया जाता है।
इस केकड़े की खासियत ये है कि इसका जो ऊपरी खोल होता है इसके बॉडी का, वो बहुत ही नाजुक होता है और इसको हमेशा जो है शिकारी पक्षियों का भय रहता है कि वो लोग इसके चोंच मारेंगे और ये मर जाएगा। वैसे इस केकड़े की उम्र जो है 35 साल की होती है और सबसे ज़्यादा बड़ा केकड़ा अगर देखा जाए तो यही केकड़ा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपने शरीर को छुपाने के लिए ये क्या करता है कि किसी खोल के अंदर घुस जाता है, किसी सेल के अंदर घुस जाता है। तो समुद्र के किनारे अगर कोई ढक्कन मिल गया तो उसके अंदर घुस जाता है। अब इसमें दो तरह के केकड़े होते हैं। एक वो कि जब वो छोटे थे तो छोटा ढक्कन के अंदर घुस गए, फिर वो जब बड़ा होने लगते हैं तो उनको महसूस होता है कि यार ये इस ढक्कन मेरे लिए ये सुटेबल नहीं है, इसमें से निकल करके हम दूसरा ढक्कन की तलाश करते हैं। तो इस तरह से वो एक ढक्कन से निकल करके दूसरे ढक्कन में चले जाते हैं और वो सेफ अपना लाइफ जी पाते हैं। लेकिन कुछ केकड़े इस भय से उस ढक्कन से नहीं निकलते हैं कि अगर मैं इससे निकला और किसी चिड़िया ने देख लिया तो मेरा तो जान चला जाएगा। और होता यह है कि उसका शरीर बढ़ने लगता है और वो ढक्कन छोटा पड़ जाता है और उसमें फंस करके ही उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो केकड़ा उस छोटे से ढक्कन को छोड़ करके बड़ा सा ढक्कन या बड़ा सा सेल के अंदर चला गया, वो बच गया, उसका माइंडसेट उसके लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इंसान भी इसी तरह के होते हैं केकड़ों की तरह, कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं वो कुछ नहीं बदलना चाहते हैं और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपना लाइफ बदल देते हैं। आप अपने लिए क्लैप कीजिए कि आपको भी किसी ने अपॉर्चुनिटी दिखाया और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आप यहाँ पे आए हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से जो कि अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं। अब इस ग्रोथ का माइंडसेट या सक्सेस का माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे अहम जो चीज है वो है हमारा टाइम का मैनेजमेंट। दोस्तों, आज से 20 साल पहले हमारी पहली जो पीढ़ी, हमारे आगे की जो पीढ़ी थी, हमारे बाप दादाओं के राज में जो उनका जीवन हुआ करता था काफी सिंपल था। उनके लिए टाइम मैनेजमेंट उतना बड़ा चैलेंज नहीं था जितना हमारे लिए हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग 24 घंटा में कब काम कर रहे हैं और कब घर पे आराम कर रहे हैं कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल हमेशा हमारे साथ में है और जब लैपटॉप और मोबाइल हमारे साथ में है तो हम हमेशा ही काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो को अपने जीवन का 5 साल देते हैं? 5 साल क्रिप्टो को। लीडर्स, इनके जो सीनियर्स हैं वो प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए कि कितने लोग कमिटेड हैं। 5 साल अपने जीवन का क्रिप्टो को देने वाले हैं। बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो इस इंतजार में है कि मेरा सीनियर कभी मेरे को प्रमोट करेगा तो मैं सोचूंगा। तो आप अपने आप के लिए ताली बजा सकते हैं। दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी कि टाइम एक ऐसा बेसिस कमोडिटी है जिसे हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम, लेकिन विडंबना यह है कि हम सभी टाइम को यूटिलाइज करने में फेल हो जाते हैं। वी वांट द मोस्ट, लेकिन हम लोग यूज करते हैं वर्स्ट तरीके से। और ये बीमारी जो पूरे विश्व के लिए महामारी है, क्या आप लोग इस बात से एग्री करेंगे? एकदम एकदम। तो मैं जो 5 साल वाली बात कह रहा था, एक सर्वे ये बताता है, मिंट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि एवरेज इंडियन जो है अपने डेली लाइफ का 141 मिनट्स सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। अब अगर हम सिर्फ 141 मिनट अपने टाइम का सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ देखा जाए तो ये हमारे जीवन का 5 साल के बराबर है। इसीलिए मैं कहा कि सिर्फ 144 मिनट या 141 मिनट भी अगर दिया जाए तो वो 5 साल होता है और 5 साल में क्या कुछ बदल सकते हैं। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आप 5 साल के लिए कमिटेड हैं।
और विडंबना ये है कि एक चीज देखिए कि जो इमर्जिंग कंट्रीज है ना, लाइक फिलीपींस, इंडोनेशिया और इंडिया, इस देशों में सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि एवरेज फेसबुक, टिकटॉक और आपका यूट्यूब पे कितना टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। तो एक चीज देखिए कि हम जब फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस समय मार्क जकरबर्ग क्या कर रहा होगा? कभी आपने सोचा है? मार्क जकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाया है, वो क्या कर रहा होगा? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कहीं वर्ल्ड टूर पे है और उसने अपने कंपनी में एंगेजमेंट इंजीनियर्स लगा रखे हैं। एंगेजमेंट इंजीनियर का क्या काम है? वो इस बात का सर्वेलेंस रखते हैं कि किस देश में, किस क्षेत्र में, किस एज ब्रैकेट के लोग कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं, क्या चीज देख रहे हैं, उनको किस तरह से उसमें इंगेज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये विदेशी कंपनियां हमारे साथ कितना बड़ा साजिश रच रही है कि हम जो है उसमें बर्बाद हो जाएं और वो इस पैसे से आबाद हो जाए, हमारे टाइम को बर्बाद करके। तो अगर हमको कुछ बदलना है तो सबसे पहले हमको करना होगा कि अगर आज आप कुछ कर सकते हैं तो अपने मोबाइल से सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं ना, उसको डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करके रखा है। मुझे जब जरूरत होती है तब मैं फेसबुक इंस्टॉल करता हूँ, फिर वापस अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया है। तो अब आपको जो ये मैं राइटिंग पैड दिया हूं ना, उसमें देखिएगा एक चीज मैं दिया हूं कि उसमें 3 पेज ऐसा है जिसमें कि आप अपने 24 घंटे को आधा घंटा की स्पीड में लिख सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जब इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे किसी एक 24 घंटे के लिए ना, तो उसके बाद से दूसरे दिन आपको खुद में एहसास हो जाएगा कि मुझे कहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैंने जब इसको फिलअप किया तो उसके बाद से मुझे खुद लगने लगा कि यार इसमें मैं क्या लिखूं, मैं तो खुद ही गलत काम कर रहा हूं, मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूं और मुझे मालूम चल गया कि कहां पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं, कहां पे उसको बचा सकते हैं। तो फिर मैंने लिखना तो बंद कर दिया, लेकिन सीख गया उससे। तो एक बार प्लीज इसको फिलअप कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो वो मोबाइल हमारे किसी काम का हो सकता है क्या? हाँ, तो मोबाइल का नेटवर्क ही मोबाइल को वैल्यूएबल बनाता है। और आपको बता दें कि मोबाइल का नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी हम इंसानों ने अपने जीवन से बनाया है कि अगर इंसान का नेटवर्क नहीं हो तो इंसान भी किसी काम का नहीं है। इसीलिए हमारा नेटवर्क जो है वो हमारा नेटवर्क है। अच्छा, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या सिखाया? अभी तक मैंने क्या सिखाया? एक बार यार म्यूजिक चलाओ यार, राम जी एक बार म्यूजिक चलाओ जोर से। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या सिखाया? क्लैप क्लैप। मेरे को लगा कि आप लोग काफी सीरियस लर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या सिखाया अभी तक आप लोगों को? आप लोग जब तक बताएंगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी तक मैंने क्या सिखाया सक्सेस के विषय? माइंडसेट, एटीट्यूड, माइंडसेट और टाइम मैनेजमेंट और अभी मैं जो लास्ट टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था वो क्या था? नेटवर्क। तो आप अपने लिए ताली बजाइए
कि आपने नेटवर्किंग को ही अपना प्रोफेशन चुना है। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। यू पीपल आर अमेजिंग कि आपने नेटवर्किंग को अपना प्रोफेशन चुना है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चीज है। अच्छा, नेटवर्क क्या होता है अगर नहीं समझ में आता है तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी एक ऐसा मीटिंग में गए हों शादी वादी का, कि शादी सेट हो रहा है, वहां पे गए हैं हम लोग। मैंने एक अमेजिंग चीज इसमें ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पे हम लोग शादी सेट कराने के लिए कहीं पे जाते हैं तो जो बात होती है वो बिना सिर पैर की बात लोग करते हैं कि अच्छा आप कहाँ से आते हैं जी, आपका गांव कहाँ पे हुआ, अच्छा उस गांव के उस आदमी को पहचानते हैं क्या? हाँ, और अगर किसी को अगर ये पता चल गया कि अच्छा मैं कलकत्ता से, अच्छा कलकत्ता से हैं, अच्छा और ममता बनर्जी क्या कर रही है जी वहां पे, टीएमसी का क्या हालचाल है? अब ये बताइए, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि भाई टीएमसी से उस शादी का क्या लेना देना है। लेकिन लोग ये ऐसा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं से कुछ रेफरेंस तलाशना और उसके साथ में एक दूसरे के साथ में जोड़ना, तार जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम में से बहुत से लोग जॉब इंटरव्यू भी दिए होंगे। जॉब इंटरव्यू में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो हमसे सवाल पूछता है और उसके बाद से लास्ट में क्या करता है कि अच्छा प्रीवियसली वेयर यू यूज्ड टू वर्क, अच्छा वेरी गुड, कैन यू गिव मी 2-3 रेफरेंस जो आपके एक्स कोलीग हैं या एक्स बॉस है उसका। तो ये क्या है? यही हमारा नेटवर्क है। और आप लोगों को क्या समझना है, जब आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यही सारे लोगों को तलाशने की कोशिश आप कर रहे हैं और वहीं से आप अपना नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। तो ये मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जो यहाँ पर आप देख भी चुके हैं। ये पोर्टर गैले की बुक है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मैं समझता हूं कि मेरा भी नेटवर्किंग का ही नतीजा है कि मैं गली बॉय से ऑथर बन पाया। इसमें जिस आदमी को आप देख रहे हैं ना, ये है मिस्टर अमनदीप सिंह। आप में से कितने लोग टोनी रॉबिन्स को जानते हैं? जानते हैं टोनी रॉबिन्स? ये आदमी जिससे मैंने, ही इज माय मेंटर, जिसने मुझे पब्लिक स्पीकिंग और ऑथर बनाया है। ये व्यक्ति टोनी रॉबिन्स की कंपनी में काम किया करते थे और आप लोग देखते होंगे कि कोई स्पीकर, बड़ा स्पीकर आ रहा है तो उसको जो वेलकम करता है उसको एमसी बोला जाता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी। तो ही यूज्ड टू बी मास्टर ऑफ सेरेमनी फॉर टोनी रॉबिन्स। तो मैं इस व्यक्ति के साथ मिल पाया, इट्स बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, और नेटवर्क की वजह से ही मेरा आइडेंटिटी आज चेंज हो पाया है। मैं एक गली बॉय से ऑथर बन पाया। तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ये सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये कॉन्सेप्ट स्टीफन कॉवी ने दिया है। स्टीफन कॉवी एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। मेरे को साधारण सी बात इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि आप में से कितने लोगों ने सुरेंद्र शर्मा का जोक सुना है? कितने लोग पहचानते हैं सुरेंद्र शर्मा को? नहीं पहचानते। वो एक पोएट है, राइटर है, ठीक है। तो एक जगह वो बोल रहे हैं कि मेरे घरवाली से कभी कोई तू में होता ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वो जिस मैटर के बारे में डिसीजन लेती है ना, उसके मैटर में मैं टांग नहीं अड़ाता, और मैं जिस मैटर में बोलता हूं उस मैटर में वो नाक नहीं अड़ाता। ठीक है, बता रहे हैं कि देखो घर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बनेगा, कौन क्या खाएगा, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पैसा खर्च करना है, और किस रिलेटिव के यहाँ जाना है, किसकी शादी में क्या गिफ्ट करना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, किस कॉलेज में देना है, किस स्कूल में देना है, बच्चों की शादी कहाँ करनी है, ये सारा डिसीजन, और उसके साथ में मुझे पॉकेट मनी में कितना रुपया मिलेगा, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? मेरी वाइफ। तो भाई साहब आप क्या करते हैं? देखो उसके मैटर में मैं नाक गलाने नहीं जाता, मेरा मैटर जो है वो हाई फाई। मैं डिसाइड करता हूं कि पुतिन को अपना ये वार बंद कर देना चाहिए कि नहीं, मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अयोध्या आना चाहिए नहीं, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, ये सब मैटर मेरा है। ठीक है, और मजाक है कि मेरी वाइफ इस मैटर में मेरे को कुछ बोल दे
तो इसलिए हमारी लाइफ में कूलनेस है। आप एक बात बताइए कि यहां पर जो वाइफ का रोल हमने सुना, उसके बाहर कुछ बचता है क्या जिससे कि डिसीजन लेने की जरूरत है? यहां तक कि आपके पॉकेट मनी के लिए भी आप अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट हैं और आप बोल रहे हैं कि बड़ा डिसीजन लेने का हकदार मैं हूं। ठीक है, तो इस चीज को मतलब विदेशी दाल को मैं देसी तड़का देकर के इस तरह से समझा रहा हूं कि जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो है उनकी वाइफ जो कर रही है, दैट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और सुरेंद्र शर्मा जो कर रहे हैं कि माने पुतिन की रणनीति क्या होगी और मोदी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये है एरिया ऑफ कंसर्न। मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर जो चीजें हैं उसके विषय में अपना दिमाग खराब करना, उससे कोई फायदा नहीं होता है। रादर हमारे कंट्रोल में जो चीज है उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो हमारे कंसर्न के बाहर जो चीज है उसको भी हम बदलने की काबिलियत डेवलप कर सकते हैं। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। आपने ऐसे कुछ लोगों को सुना है क्या कि আমার জীবনটা খারাপ হয়ে গেল, জানো আমার মা বাবার ওরা ভালো স্কুলে পড়ায়নি, ঠিক আছে, আর এখানকার সরকার যা আছে না এটা তো মানে যুদ্ধের একদম ক্যারিয়ার চৌপট করে দিচ্ছে। ऐसा बहुत से लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये लोग हैं रिएक्टिव पीपल जो एरिया ऑफ कंसर्न के ऊपर ज्यादा फोकस होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गियो गेटर होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर अगर मैं काम करूंगा तो मैं अपने जीवन को बेहतर कर सकता हूं। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आपने ये डिसीजन लिया है, यू आर ऑन एरिया ऑफ कंसर्न। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जरूर पढ़िएगा। केबीसी कितने लोगों ने देखा है? लगभग सब। अच्छा, अभी तक मैंने क्या क्या सिखाया है किसी बता दो, फिर से रिकैप कर लेते हैं। या तो आप लोग सब कुछ सीख रहे हैं या कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, जस्ट एंजॉय कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। एक बार म्यूजिक बजाओ यार, सबको जगाओ, दिखा दो। किताब का नाम क्या था? सेवन हैबिट्स। एक बार जोर से ताली बजाइए। एक बार अपने आजू बाजू वाले लोग हाई फाई कर लीजिए। हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, सबको हाई फाई दीजिए। आज के ट्रेनिंग सेशन का सबसे वैल्यूएबल पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं एक बार आप लोगों को जगा दिया। हम लोग किस इंडस्ट्री से हैं भाई? नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में ये अगर इंडस्ट्री को ये किया जाए तो ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में है इंडस्ट्री, तो इसको इंडस्ट्री तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज है कि हमारा काम फिनांस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि फिनांस के लिए हम अपना माइंडसेट किस तरह से डेवलप करें। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो केबीसी देखे हैं कभी ना कभी? वाओ, दैट्स अमेजिंग। सभी कुछ कभी ना कभी केबीसी का प्रोग्राम देखा है। ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, अच्छा कोई है क्या जो केबीसी से कुछ भी जीता है? कोई नहीं है? टाइम लॉस हुआ। हाँ? टाइम लॉस हुआ है। टाइम लॉस हुआ है? नहीं, मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि हम में से किसी ने भी ऐसे लोगों को देखा है क्या जो केबीसी से जीत करके आए हैं, विनर ऑफ केबीसी? देखे हैं सर? वेरी गुड। क्या होता है जब हम केबीसी से पैसा जीत करके आते हैं? तो इस व्यक्ति के साथ भी क्या हुआ जिसने 5 करोड़ रुपए जीता? इतिहास उनको बुला चुका है।
फकीर बन चुका है। और उनका कहना है, सुशील कुमार का, कि मेरी जिंदगी का वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने 5 करोड़ रुपया जीता। बताइए, हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और वो 5 करोड़ रुपया जीतने के बाद आज इतने सालों के बाद कह रहा है कि मैं अगर वो 5 करोड़ रुपया नहीं जीता होता तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि पैसा जीतने के बाद वो एक तरह से जो था उससे कहीं ज्यादा गरक में चला गया। उसका सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो नशा करने लगा, सिगरेट पीने लगा, दारू पीने लगा, फिर उसके वजह से वाइफ के साथ में रेगुलर उसका झगड़ा होता था। वाइफ से ऐसा हो गया कि वो डिवोर्स वाला सिचुएशन आ गया था, वाइफ छोड़ करके भाग चुकी थी। वहां से फिर वापस उसको जीवन को ट्रैक में लाना पड़ा। तो कितना मुसीबत खर्चा बढ़ा दिया उसकी लाइफ का करोड़पति होना। तो इसका मतलब क्या कि हमको करोड़पति नहीं बनना चाहिए? नहीं, जरूर बनना चाहिए। अब सीखने वाली बात यह है कि क्या होता है कि केबीसी से अभी हम लोगों के बंगाल की घटना हम आपको बताते हैं कि रानू मंडल को हमने देखा, रातों रात फेमस हो गई। फिर उसके बाद से हमने भुवन वाडियाकर को देखा कि वो रातों रात फेमस हो गया, फिर वापस वो लोग गर्क में चला गए। ऐसा क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को अगर हम सीख गए तो हमारे सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। क्या उनको कोई एडवाइजर नहीं मिला कि अबे तू पैसे को लेकर के क्या कर रहा है? हाँ? पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है मैं तेरे को सिखा दूंगा। हमारे नजर में तो आज तक मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं आया जो रातों रात सेलिब्रिटी बन गया हो या फिर करोड़पति बन गया हो और मेरे पास आया हो ये सीखने के लिए कि आप 20 साल से फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को आपने करोड़पति बनाया है, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है, तो मुझे भी सिखाइए कि मैं अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लाऊं। ठीक है? मुझे आज तक कोई आदमी नहीं मिला और सेम आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई करोड़पति बन जाता है तो उसे ये एहसास होता है कि यार मैं करोड़पति हूं तो ये मेरा पुरुषार्थ है, मेरे अंदर वो नॉलेज है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं करोड़पति बना हूं। मुझे किसी से क्या पूछने की जरूरत है। और ये वाइब्स उसको जो है किसी दूसरे की बात सुनने को अलाउ नहीं करती है और वो किसी से परामर्श नहीं लेगा और वो उसी माइंडसेट की वजह से वो फिनिश हो जाता है। ठीक है? तो क्या चीज जानने की जरूरत है कि पैसे का माइंडसेट हमारे अंदर कैसे डेवलप हो, सही माइंडसेट। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि ऐसा भी सुनने को आता है कि ए সবসময় টাকা টাকা করিস না, টাকা বড্ড মানে ফালতू জিনিস, যে লোকটা টাকা টাকা করে সে ভালো লোক না। ऐसा है कि नहीं? हम लोग अक्सर ये सुनते हैं। पैसे के विषय में चर्चा करना भी जो है जैसे पाप माना जाता है। ठीक है? और ऐसा भी है कि कोई अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है, जैसे क्रिप्टो का बिजनेस से आप पैसा ज्यादा कमा रहे हैं और जो आदमी नहीं कमा रहा है, आपका अड़ोसी पड़ोसी, वो आपकी तरफ देख करके क्या सोचेगा? सदा কিছু না কিছু কাম कर रहा है, কিছু না কিছু এদিক ওদিক করছে গায়ে গায়ে। হ্যাঁ, ভালো কাজ করে তো এত তাড়াতাড়ি পয়সাওয়ালা হওয়া যায়, ঠিক কি না? तो अगर हम आज भी सक्सेस पाने के बाद भी अगर हम ऐसा माइंडसेट रखते हैं कि हमारे पास जो लक्ष्मी आ रही है उसके लिए हम हकदार नहीं है, क्योंकि हम ये परसीव कर रहे हैं कि जो लोग हमारे बारे में परसेप्शन बना करके रखे हैं कि ये नाजायज काम करके पैसा कमा रहा है या कुछ गलत करके कमा रहा है, कल को इसके साथ में बुरा हो सकता है। अगर हम ये माइंडसेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशन भी हम उसी तरह का स्प्रेड करेंगे और सिचुएशन और परिस्थितियां उसी तरह के लोगों को हम अपने जीवन में आकर्षित करेंगे और वैसा ही परिस्थिति बन सकता है। तो इसलिए इस माइंडसेट से निकलना जरूरी है। और ये माइंडसेट बनता कैसे है? क्या हम लोगों के घरों में ऐसा होता है कि कोई रिलेटिव हमारे घर में आया तो हमारे बच्चों को कुछ पैसा दिया, होता है या नहीं? ब्लेसिंग्स के तौर पर अभी तो हाँ होता है ना? अच्छा, कोई अगर हमारे रिलेटिव हमारे बच्चों को पैसा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रख ले बेटा, रख ले, ऐसा करते हैं क्या? हाँ, क्या करते हैं? हम मना करते हैं।
और उससे भी ज्यादा अगर सामने वाला रिलेटिव अगर जिद करता है, हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वो 1000 रुपए का नोट दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है, तो हम लोग बोलते हैं छोटा দিয়ে দাও, কি দরকার আছে? हाँ, বাচ্চাদের হাতে টাকা পয়সা দিতে, हाँ, बाजी चीज, ठीक है, बच्चा खराब हो जाएगा, ये हम बोलते हैं कि नहीं? हम सभी के साथ में यही चीज हुआ है, और इसी वजह से हमारा माइंडसेट इस तरह का बन गया है कि अगर कोई हमको समझा रहा है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो यार, रातों रात अमीर हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हमारा दिमाग जो है वो परसीव नहीं करता है, क्योंकि हमारे घर वालों ने ये समझाया है बचपन से कि यार तेरी औकात नहीं कि तेरे को बुआ जी 1000 रुपया दे, तो 100 रुपये का ही आदमी है। और ये माइंडसेट हमारा जन्मजात ऐसा बना हुआ है, जिसकी वजह से हम ऐसे हैं। सही बताया? खाली तो बनता है। आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग स्पेल बाउंड हो जा रहे हैं, तो क्या बहुत अच्छा मैं बोल रहा हूँ, या बहुत अच्छा लग रहा है, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट प्रवचन सुनना है? हाँ, बहुत अच्छा। सोचने में मजबूर कर रहा है, सोचने में मजबूर कर रहा है ना। That's it। तो आपको ताली बजाना चाहिए, मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। म्यूजिक बायो ब्रेक की जरूरत है क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मतलब कब, कितनी देर बाद? हाफ एन आवर, 1 आवर, 1 घंटे बाद? हाँ, अभी एनर्जी है। हाँ, एनर्जी का बात नहीं है, अगर असुविधा हो तो बायो ब्रेक भी लिया जा सकता है, लेकिन आप लोग बोलिए, ठीक है ना, उस हिसाब से बायो ब्रेक लेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग कितना बज रहा है, टाइम कितना हुआ? 11:30 नहीं बजे, ठीक है, हम लोग 12 बजे तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद से 15 मिनट का बायो ब्रेक लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिनांस सीख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बायो ब्रेक लेंगे, उसके बाद का सेशन जो है वो लास्ट में करेंगे। लास्ट में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आज का सेशन रखा है, वो है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन किसी भी कीमत में आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं, और उसमें आपका मैं 100% डेडिकेशन चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से 2200 साल पहले हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हुआ करता था, ठीक है। और उस समय में हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? तो एकदम नहीं दे रहा है, एकदम क्लियर है, मेरी आवाज में 2200 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, और उस समय में सोने की एक मुहर, उससे एक घर का महीने भर का भरण पोषण हो जाता, ठीक है। तो सोने की जो मुहर थी वो 10 ग्राम की हुआ करती थी उस जमाने में। आज सोने का कीमत कितना है? आज भी हो जाएगा 65, आज भी हो जाएगा 65,000 रुपया में क्या एक मिडिल क्लास फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता है? हाँ, तो जमाना कहाँ बदला है? हाँ? कहाँ है महंगाई? हाँ? महंगाई है क्या? तो 2200 साल पहले जो जमाना था और आज के जमाने में फर्क क्या आ गया, इसको समझने की जरूरत है। 2200 साल पहले इन्फ्लेशन बोल करके कोई चीज नहीं हुआ करता। उस समय में अगर एसेट कुछ है तो वो सॉलिड एसेट है, हमारे पास घर है, हमारे पास जमीन है, और हमारे पास सोने और चांदी की मुहरें हैं और ज्वेलरी, ठीक है। लेकिन आज जब हमारा सिविलाइजेशन इवॉल्व हो रहा है, इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, तो बहुत सारे नए एसेट क्लास निकल करके आ गए, जिसको हम लोग करेंसी उस समय में नहीं हुआ करता था। जो करेंसी था
उसी का वैल्यू हुआ करता था। और आज जो है हमारे पास पेपर है जिसका कोई वैल्यू एज सच नहीं है, लेकिन उस पे आरबीआई का गवर्नर ने लिख करके रखा है कि तुम इसका, मैंने मेरा प्रॉमिस है कि इसका वैल्यू देना, तो वो चल रहा है। तो अब एक चीज समझते हैं कि वेल्थ जो हमारे पास आता है उसके 4 चरण, 4 स्टेप्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। पहला चीज हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है जिससे कि हम पैसा कमाना शुरू करें। उसके लिए हम कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या फिर अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के लोगों को अपनी सर्विस देते हैं और उनसे फीस लेते हैं। तो ये हो गया पहले आइडेंटिफिकेशन कि हम वेल्थ कहाँ से कमाएं। दूसरा चीज होता है कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पैसे को हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद से सवाल ये उठता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ सेविंग्स में रखा है, कुछ फिक्स डिपॉजिट में रखा है, कुछ रियल एस्टेट में रखा है, कुछ गोल्ड में रखा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्युमुलेट कर सकें। तो ये जो चौथा चरण है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हमें कहाँ पे कितना क्या एलोकेट करना है। आप ये बताइए कि ये 1, 2, 3, 4 ये 4 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट। और कोई? वेल्थ क्रिएशन। मैम, गुड नेम। रूपा मैम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। रूपा मैडम ने सही चीज आइडेंटिफाई किया है कि पैसा कमाना हर कोई जानता है। सुशील कुमार को भी पैसा कमाना आता था, भुवन वाडियाकर को भी पैसा कमाना आ गया, ठीक है, रानू मंडल को भी पैसा कमाना आ गया, लेकिन पैसा को करना क्या है, उसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बहुत बड़ा अहमियत रखता है। ठीक है। और ये जो मैं बता रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में आज से 2200 साल पहले जो कंसेप्ट था कि सोने की मोहरें और ज़मीन जायदाद, यानी कि फिजिकल एसेट्स ही एसेट समझा जाता था। और जिस तरह से मैं माइंडसेट की बात कर रहा था कि हमारा माइंडसेट किस तरह से इस तरह का डेवलप होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने यही देखा है, हमने यही सुना है कि मेरे बाप दादा भी जो है पैसा होता था उनके पास तो जमीन जायदाद खरीदते थे, ज्वेलरी खरीदते थे, गहने खरीदते थे। हाँ, तो हमारे लिए भी यही आज भी सत्य है कि अगर वेल्थ है इसका मतलब कि वो फिजिकल एसेट्स में है और बाकी जो कुछ भी है वो एसेट्स नहीं है। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आप जमाने से आगे हैं, आप खुद को भी वेल्थ समझते हैं। ये हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन है कि जमाना जो है वो फिजिकल एसेट से पेपर एसेट्स और पेपर एसेट से डिजिटल एसेट्स की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है, अच्छा और एक चीज मैं बता दूं कि हमारी जिंदगी के कई तरह के समस्या हो सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास जीवन में कोई समस्या नहीं है कि नहीं? हम लोगों की जो किताब है डेस्टिनी बाय डिजाइन, राम जी एक बार दिखाएंगे, उधर है। मैं जिस किताब का को ऑथर हूं उस बैग के नीचे है। इस बुक को लिखने के लिए हमारे मेंटर अमनदीप सिंह ने जब इंस्पायर किया था तो उन्होंने ये बताया था कि हमारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे डिवोर्स का केसेस हो, चाहे जो कुछ भी हो रहा है, मैंने हमारा जो भी सोशल प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो वो है पैसा। पैसा के पास में वो पावर है कि हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं, हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म कर सकता है। और पैसा नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। ये मानेंगे कि नहीं आप? तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन जरूर है। ठीक है। तो इसलिए राइट माइंडसेट होना और सही तरह से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है।
भारत की दो विकट समस्या जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि एक तो हम भारतीय लोग जो है ना पैसों की समझ नहीं रखते हैं, और दूसरा चीज कि हम आज भी जो है फिजिकल एसेट्स को एसेट समझते हैं, और हम अपने देश को बेच रहे हैं अनजाने में, लेकिन हमको मालूम ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको मालूम है कि हम अपने देश को बेच रहे होते हैं। ये कंसेप्ट ऐसा लगेगा कि यार ये क्या होता है, वैसे कैसे होता है, हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हाँ हम देश को बेच रहे हैं। बिल्कुल सर, सोना की एक भी माइंस इंडिया में नहीं है, लेकिन हम लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये जो हमारा मिथ है, और इसी चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया है कि अगर आप समझते हैं कि सोना में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा है, तो आपको मैं गोल्ड का बॉन्ड दे रहा हूं, जिसमें कि आपका सोना का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगा, तो उस बढ़े हुए वैल्यू के हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिलेगा, और जितना दिन तक आप उस पैसे को वहां पे इन्वेस्टेड रखेंगे उसके ऊपर आपको 2% का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो ये एक समस्या है हमारे देश की, और ये भी समस्या है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि पढ़े लिखे लोगों में से 67% लोग ऐसे हैं जिनके पास में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी, वी आर एजुकेटेड बट वी आर फाइनेंशियली इलिटरेट। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि मैंने कई एक डॉक्टर, इंजीनियर और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से भी बात किया है, तो उनको ये मालूम नहीं होता है कि पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से इवन इंडेक्स कितना रिटर्न दिया है पिछले 34 सालों में, और गोल्ड का रिटर्न क्या है। उनको अपना बजटिंग भी नहीं पता है, उनको ये तक नहीं मालूम होता है। मैं देखा हूं कि 2 लाख रुपया महीने का कमाने वाला इंसान 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करके बैठा हुआ है घर बनवाने के लिए। होम लोन ना लेकर के उसने 14% में पर्सनल लोन लेकर के अपना घर बनवा लिया है। अब ये बताइए ये क्या है? हम लोग एडुकेटेड हैं, हमको ये मालूम है। देखिए, पहला चीज है कि ये आइडेंटिफाई करना कि हम पैसा कहां से कमाएंगे। इस मामले में हम लोग महारत हासिल करके रखे हैं, इसीलिए हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर जो कुछ भी पढ़ाई करना है एजुकेशनल डिग्री हासिल करते हैं, और उसके बदौलत हम पैसा कमाने तो लगते हैं, लेकिन पैसे का सही यूटिलाइजेशन करना हमें नहीं आता है। तो वहां पे हम कहेंगे कि हमारे अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो अगर हमको ये समझ है कि हम कहाँ पे बोरो करें, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोरो करें, कहाँ पे हम लेंड करें, कहाँ से हम पैसा इन्वेस्ट करें, तो हम समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इसको कहा जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कैश फ्लो भी नहीं बनाते हैं अपना, कि मेरा कितना रुपया आता है और कितना रुपया चला जाता है, उनको मालूम तक नहीं होता है कि महीने के अंत में पैसा बचता क्यों नहीं। सिंपल बजटिंग करना उनको नहीं आता है कि अगर हमको शॉपिंग मॉल में जाना है तो हमको क्या क्या खरीदना है, क्या क्या नहीं खरीदना है। उसके लिए अगर हम अपना बजटिंग करते हैं, एक लिस्ट बना करके जाते हैं, तो हम शायद ओवर स्पेंडिंग ना करें। और यही सारा ओवर स्पेंडिंग और हमारे गाफिलती की वजह से, गलती की वजह से हमारा पैसा जो है वाइप आउट हो जाता है और हमको पता नहीं चलता है, मंथली में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। ये सिंपल सा चीज बहुत सारे एडुकेटेड लोगों के अंदर नहीं अपनी है। ठीक है, तो आज आप सभी लीडर्स हैं, तो ये चीज आपको सिखाने का मतलब है कि आप अपने डाउनलाइन को या फिर आपके माने जान पहचान में जितने भी लोग हैं उनको भी एटलीस्ट आप इस लिटरेसी को, इस एजुकेशन को आप स्प्रेड कर सकते हैं। और एक चीज, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका घर है अपना? मिंट का ये रिपोर्ट बता रहा है कि हर एक हाउस होल्ड अपने सेविंग्स का 70% पैसा, अपने जीवन में हम जो कुछ भी कमाते हैं उसका लगभग 70% हिस्सा हम घर में लगा देते हैं। ठीक है ना? जिस तरह से अकबर ने अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया था, उसी तरह से पैसे को हम अपना अनारकली समझते तो हैं, लेकिन हम अपनी अनारकली को जो है दीवारों में चुनवा देते हैं।
अब बताइए कि हमने जिंदगी में जो कुछ भी कमाया उसका 70% पैसा को अनारकली बना दिया तो हमारे पास क्या रहे? वो इसलिए है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम यही सीखते आए हैं कि जो फिजिकल एसेट्स है वही एसेट्स है। हाँ, क्रिप्टो कोई एसेट तो है ही नहीं और बाकी का पेपर एसेट्स के विषय में हमको दिमाग ही नहीं आया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर इक्विटी का, गोल्ड का, फिक्स्ड डिपॉजिट का और प्रॉपर्टी का CAGR रिटर्न दिखलाया गया है। उसकी तुलना में CAGR रिटर्न दिखलाया गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स का और उसके बाद से CPI का भी इन्फ्लेशन दिखलाया गया है। आप देखिए इसमें कि अगर हम इन्फ्लेशन को FD के रिटर्न से माइनस कर दें, ठीक है, 20 साल का FD का एवरेज रिटर्न 5.5% का है और FD 5.7% है। ठीक है, तो हमारे हाथ में क्या लगा? 0.2% आया क्या? आया? और अगर आप खुदा ना खास्ते 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो सरकार आपको छोड़ देगी। और एक बार रिपीट कीजिए। आप स्लाइड में देख रहे हैं कि बैंक FD का 20 साल का रिटर्न परसेंटेज क्या है? 5.5%। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन है दैट इज 5.5 WPI इन्फ्लेशन। ठीक है, तो महंगाई को अगर हम रिटर्न से माइनस करें तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? जीरो। हाँ, नॉट ओनली दैट, और एक एस्पेक्ट है वो है टैक्सेशन का। ठीक है, चूंकि हमने पैसा कमाया तो सरकार तो ये नहीं छोड़ेगा, सोचेगा कि भाई तुम पैसा कमा रहे हो तो जाए जो कुछ आपने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके तुम उस पर रिटर्न दे, ये नहीं छोड़ता है सरकार। ठीक है, आपने 5% कमाया, 30% के टैक्स ब्रैकेट में है, उसमें से 30% दे दो भैया, बाद में तुम देखना KBC से जीत करके लाए हो तो 30% पहले टैक्स भरो, उसके बाद से तुम सोचना कि क्या करोगे, है कि नहीं? तो इंटरेस्ट अर्न किया तो पहले उसके ऊपर टैक्स दीजिए, उसके बाद से जो बचता है वो आप घर ले जाते हैं। तो ये चीज अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा एसेट्स है और कौन सा हमारे लिए लायबिलिटी है। एक बात बताइए कि मैंने आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का, ये मेरे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि क्या? हाँ? लेकिन वो लायबिलिटी हमारे लिए किसी दूसरे के लिए एसेट्स भी बन सकती है। वो इस तरह से कि अगर मान लीजिए कि मेरा काम ऐसा है कि मैं यूट्यूबर और मुझे गुड क्वालिटी का वीडियो बनाना है और मैं यूट्यूब से महीने का एटलीस्ट 25-50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो मैंने 1 लाख का जो मोबाइल खरीदा वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि उस मोबाइल की बदौलत मैं वीडियो की क्वालिटी अच्छा कर रहा हूँ और उसकी वजह से मेरा इनकम बढ़ रहा है। तो सेम चीज हमारे लिए एसेट्स भी बन सकता है। और एसेट्स क्या होता है? जो कोई भी चीज हमारे लिए इनकम जनरेट करता है वो हमारे लिए एसेट्स है, और जो चीज हमारे लिए इनकम जनरेट नहीं करता है वो हमारे लिए एसेट्स नहीं है। आप लोगों ने द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन का नाम सुना है क्या? ये बुक का द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन एक बुक है। उस बुक में ये बताया गया है कि अगर थोड़ा थोड़ा सा पैसा बचा करके आप अगर अपने लिए घर खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप अमीर आदमी बन जाते हैं। ठीक है, उस किताब को आज भी बहुत चाव से लोग पढ़ते हैं अगर फिनांस के बारे में कुछ पढ़ना है। लेकिन देखिए कि उस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने 1993 में चैलेंज दिया एक कंसेप्ट दे करके कि आपकी जो सबसे बड़ी एसेट जिसे आप एसेट समझते हैं वो आज तक आप मिथ में थे कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो समझता है कि मेरा गाड़ी मेरा बाड़ी हमारा सबसे बड़ा एसेट्स है। अभी आपको मैंने बताया कि 70% पैसा हमने दीवारों में चुनवा लिया है और उसके बाद से कुछ बचता है तो हम गाड़ी में चुनवा देते हैं। तो अगर ये हम कर रहे हैं तो हम अपने पैसे से लायबिलिटी खरीद रहे हैं, है कि नहीं? हमने गाड़ी खरीदा शोरूम से, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदा,
और शोरूम से निकलने के बाद से फिर मेरे को ख्याल आया कि किसी ने समझाया कि यार रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि ये तुम्हारी एसेट्स नहीं लायबिलिटी है। अब मैं उसको लौटाने के लिए चला गया कि भाई मेरा पैसा दे दो। कितना रुपया देगा वो? कम करके देगा। हाँ? कम करके देगा। हाँ? Depreciation। वो कम से कम तो 20% काट लेगा। हाँ? तो हमको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं। क्या वो हमको डिविडेंड दे रहा है, क्या वो मेरे इनकम को मल्टीप्लाई कर रहा है, या वो मेरे इनकम को खा रहा है। यहाँ पर देखिए कार्स, एक घर के अलावा दूसरा कोई घर आप खरीदते हैं तो वो आपके लिए मतलब मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये सारी चीजें डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है। और एप्रिसिएटिंग एसेट्स आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए यार। क्रिप्टो आप इसमें देखिए, क्रिप्टो है इसलिए आपने बोला। हाँ, यहाँ पे क्रिप्टो है तो मैं इसलिए आपको ताली बजाने के लिए बोला कि आप लोग जो है वो जमाने से एक कदम आगे है कि आपने क्रिप्टो को पहचाना है और उसमें इन्वेस्ट किया है कि नहीं? अच्छा, बायो ब्रेक की जरूरत महसूस हो रही है क्या? हाँ, बायोमेट्रिक आफ्टर 15 मिनट्स। 12 बजे। कितना बज रहा है? एक बार बजा रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए आपकी। तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। इस हॉल में क्रिप्टो की बरसात कर रही है तो तालियों की बरसात कैसी होनी चाहिए? हम लोग बात कर रहे थे कि फोर्थ स्टेज वो होता है एलोकेशन, माने डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपने एसेट्स को सही तरह से सही जगह पर कहाँ एलोकेट करें। और इट इज द पावर ऑफ एलोकेशन जिसकी वजह से हमारा वेल्थ ग्रो करता है। अब एसेट एलोकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं ये बताइए तो थोड़ा। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे एक कॉमन इन्वेस्टर अगर उसके पास पैसा गोल्ड, अच्छा सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ पे बनता है? परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि 1% इन्वेस्टमेंट भी अभी इंडिया का क्रिप्टो में जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने वाला एसेट क्लास है वो सबको समझ में आता है। हा? आपको मालूम है कि वॉरेन बफेट लाइफ लॉन्ग अपना फंड मैनेज करके एवरेज सीएजीआर कितना जनरेट किया? 14.5%। और 34 साल में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एवरेज में 16% का रिटर्न जनरेट किया है। मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फंड, कोई स्मॉल कैप या मल्टी कैप या कोई सेक्टोरल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान के लिए ये अपॉर्चुनिटी था कि वो उस
चीज को आज से 20 साल पहले 25 साल पहले आइडेंटिफाई कर लिया होता और उसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज वॉरेन बफेट का बाप किसी आपको मालूम है HDFC बैंक पिछले 20 सालों में लगभग 29% का CAGR रिटर्न जनरेट किया। विडंबना सुनिए, यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से हमको शायद लग रहा है कि एक आदमी ऐसा है जिसके पास में शायद HDFC हो सकता है, बाकी लोगों के पास में HDFC बैंक नहीं है। एक दो आदमी के पास में हो सकता है। HDFC बैंक का 29% का CAGR। अच्छा एक बात बताइए कि एप्पल वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, क्यों? क्योंकि उसके फोन प्रीमियम है, बहुत ज्यादा पैसा बनाती है और उसके पास में कैश रिजर्व इतना है कि छोटे छोटे 6-7 देशों की इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए ना तो उतना कैश रिजर्व एप्पल के पास में है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन एप्पल का CAGR रिटर्न 29% का नहीं है और वो इंडिया का बैंक ने दिया, HDFC बैंक। विडंबना यह है कि HDFC बैंक का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर फॉरेनर्स, बैंक इंडिया का है लेकिन इन्वेस्टर उसके फॉरेनर्स हैं। यानी कि हमारे पास पैसा आता है तो हम HDFC बैंक में जाते हैं कि आप हमारा पैसा ले लीजिए, हमारे ऊपर उपकार कीजिए, हमको 5% 6% जो भी हो दे दीजिएगा, उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा, हमको 29% का रिटर्न नहीं चाहिए। तो एक तरह से देखिए तो यहाँ पर भी हम आज के ज़माने में देखा जाए तो वो ज़माना गया चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना जबकि किसी देश के ऊपर आक्रमण करके फिजिकली उसको कैप्चर करना पड़ता था वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए। अगर विदेशी हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, तो एक तरह से हम जो है वहाँ पे लूजर हो गए हैं। तो ये समझदारी विकसित करना भी जरूरी है, हम सबका जिम्मेदारी है कि हम लोगों को समझदार बनाएं कि अगर आप इंडियन कैपिटल मार्केट में या फिर डिजिटल करेंसी में या फिर पेपर एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देश के साथ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि देश को लूटने से बचा सके। अब बात ये आती है कि एसेट एलोकेशन कितने तरह का हो सकता है। देखिए एक सिंपल एसेट एलोकेशन अगर बात करें तो हम एक टैक्टिक एसेट एलोकेशन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपया है तो उस 100 रुपया में से मैं 30 रुपया अपना घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट करूंगा, 20 रुपया मैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, 20 रुपया या 30 रुपया मैं दूसरे किसी एसेट क्लास में या डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करूंगा। ये हुआ टैक्टिक एसेट मैंने स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जिसमें कि हम एक फिक्स कर दे रहे हैं, उस एसेट एलोकेशन को हम लाइफ लॉन्ग या बहुत दिन तक कैरी करेंगे। दूसरा जो एसेट एलोकेशन हो सकता है वो है टैक्टिक एसेट एलोकेशन। टैक्टिक एसेट एलोकेशन में क्या करते हैं हम कि जैसे ही मार्केट सिचुएशन चेंज हो रहा है, जैसे कई बार आप देखे होंगे कि पता नहीं आप लोग इस चीज़ को नोटिस किए हैं कि नहीं कि कोविड सिचुएशन जब आया, लॉकडाउन हुआ तो बाजार अचानक से 40% टूट गया। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन क्या बोलता है कि जो एसेट गिर गया उसमें बाकी के एसेट्स को बिक्री करके, अगर हमने डेट बॉन्ड में लगा रखा है या फिर फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा के रखा है कुछ, तो वहां से पैसा निकाल करके अगर हम इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देते हैं तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा। अगर हम क्रिप्टो की बाजार को ही समझते हैं तो आज से 6 महीना पहले जो आपका सबसे बड़ा कॉइन है, क्या है? बिटकॉइन। 6 महीना पहले बिटकॉइन का दाम कितना था? 27 लाख। अभी कितना है? 60 लाख। तो ये बताइए कि जब वो गिरा था उस समय में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर चुके होते वहां पे तो हमारा पैसा डबल हो जाता। इसको स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन कहा जाता है। तो ये मायने रखता है कि नहीं? आप बताइए कि एक बार अगर एक स्ट्रेटेजी हमारी काम कर गई तो जिंदगी भर में जितना वेल्थ क्रिएशन करना है ना उतना 6 महीना में हो जाए। यही चीज
हमारे माइंडसेट में नहीं आता है और जिसकी वजह से हम मिडिल क्लास बने रहते हैं, है कि नहीं? तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करने की जरूरत है और टैक्टिक एसेट एलोकेशन करने की भी जरूरत है। और दूसरा चीज अगर किया जा सकता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है? मतलब हम कभी स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट किए तो कभी हम टैक्टिकली इन्वेस्ट किए, और दोनों स्ट्रेटेजी को मिक्स करके हम अपने वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को एसेट एलोकेशन करेंगे तो हम मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका एसेट एलोकेशन और फाइनेंस के बारे में ज्ञान सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग सीखेंगे कि लर्निंग क्यों जरूरी है। अच्छा, अभी तक हमने क्या सीखा, चलिए एक बार रिकैप करते हैं। क्या क्या सीखे हम लोग सुबह से अभी तक? टाइम मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन तो लास्ट में है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नहीं, मैं 5 टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ब्रॉडली मैं 5 टॉपिक के विषय में आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो उसमें से पहला चीज हमने सीखा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? दूसरा चीज हमने सीखा नेटवर्क इज नेटवर्क। तीसरा चीज हमने सीखा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है? तो उसमें स्टीफन कवी ने एक कंसेप्ट दिया है हमारा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्किल ऑफ कंसर्न, ठीक है? तो चौथा चीज इसको सेंट्रल ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोला जाता है। हाँ, ठीक है। और चौथा चीज हमने क्या चीज सीखा? एसेट एलोकेशन नहीं, हमने पैसा कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, ये चीज हमने फिनेंस के बारे में सीखा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेक अवे हम क्या लेकर के जा रहे हैं, फिनेंस के बारे में हम टेक अवे क्या लेकर के जा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ लेके जाएंगे? नहीं, हम सब कुछ लेकर के जा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस डिस्कशन से हमारे निकल करके आता है वो क्या है? पैसे के बारे में माइंडसेट। यस, माइंडसेट। हम मैंने पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? उससे हमारा वाइब्रेशन चेंज होगा, ठीक है? हमारी एनर्जी चेंज होगी, हमारा बात चेंज होगा। हम जब लोगों के साथ में जो बात बोलेंगे वो चीज चेंज होगा तो लोग भी हमको उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे और हमारे पास वेल्थ अट्रैक्ट होकर के आएगा और हम मनी मैग्नेट बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग हम लोग आज लेकर के जा रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो लर्निंग है वो है कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, करें तो क्या करें, ठीक है? अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बायो ब्रेक में मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आप में से कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे कि टाइम मैनेज किस तरह से करते थे, टाइम मैनेज करना शुरू किए तो क्या उनके जीवन में बदलाव आया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अगर कोई शेयर करना चाहें तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोई शेयरिंग। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जिंदगी में क्या पहली बार आप लोगों ने सुना कि टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज होता है या टाइम को मैनेज करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, हाँ? ऐसा नहीं है, हाँ? कभी ना कभी हम लोगों ने सीखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ करने की जरूरत होती है और हमने कुछ प्रयास किया था फिर नहीं कर पाया। ऐसा कुछ लर्निंग है क्या? नहीं है? प्लीज आप शेयर कर सकते हैं? नहीं? अच्छा, ज्यादा सो रहे थे, कम सो रहे हैं, टाइम नहीं हो रहा है दूसरी जगह पे। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैं ना 12 बजे रात को सोने जाया करता और सुबह 8 बजे सो के उठता। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस रूटीन को फॉलो करते हैं? 12 बजे रात को सोना, ठीक है, और सुबह 8 बजे जगना। हाँ? अच्छा, बाकी के लोग जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी जो है वो इस रूटीन को नहीं फॉलो करते हैं। ऐसा है क्या?
और ज्यादा 2 बजे सोना 10 बजे उठना। 10:30 बजे मतलब ये मान लिया गया है दोस्तों, मैं एक बहुत सीरियस चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरे को सोने नहीं देता, रात को 1 बजे फोन करता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों का नॉर्मल हैबिट ये हो चुका है कि रात को 10 बजे डिनर लिया जाता है कि नहीं? कितने लोग हैं जो रात को 10 बजे या 10 बजे के बाद डिनर लेना नॉर्मल मानते हैं? नहीं, लेते हैं, यही हमारा रूटीन है, ठीक है। पता है एडिसन ने ये बल्ब बना करके बहुत बड़ा गलती किया। आपको मालूम है कि जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले के जमाने में स्ट्रेस, एंजाइटी और इतनी बीमारियां नहीं थी, ठीक है। हमारा टाइम मैनेजमेंट है और हम जो भी अपना लाइफस्टाइल बना करके रखे हैं और उसको हम अपना ग्रांटेड मान रहे हैं, ये वजह है कि हमारे यहाँ हम लोगों के अंदर बीमारियां ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। हमारा एक मेंटल क्लॉक है, हमारी बॉडी का एक मेंटल क्लॉक है जो अपने हिसाब से काम करता है कि कब क्या करना है। हमने उसको खाना दिया तो उसको पचाना है, उसको पचाने के लिए उसको जितना रेस्ट चाहिए उसको टाइम देना पड़ता है, लेकिन हम वो टाइम नहीं देते। मोबाइल की वजह से जो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, आपको मालूम है कि 90% ऑफ द कैंसर हो रहा है, इसका वजह है हमारा नींद का कम होना। अब अगर रात को 12 बजे हम सो भी रहे हैं, सुबह के 8-9 बजे तक हम सो रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हमारा नींद तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नहीं। नींद की जो क्वालिटी है, जो मतलब साउंड स्लीप जिसको बोला जाता है ना, वो हमारा नहीं हो पाता है। दोस्तों मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं 10 दिन के लिए विपश्यना शिविर में गया, ठीक है। कंटिन्यूअस वहां पे मेडिटेशन किया जाता है, मतलब मैं और मेरी तन्हाई, नो मोबाइल, नो लैपटॉप, कुछ नहीं रहता है। और इवन आपको किसी से बात तक नहीं करना है। बात मतलब ऐसा कि हम इशारे से भी कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। मैंने वहां पे जो नींद का एक्सपीरियंस किया ना, आप विश्वास नहीं करेंगे कि नींद क्या होता है, कैसा होता है। आई एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। पता नहीं बचपन में ऐसा नींद हुआ होगा। तो वो नींद अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिसिन है और उससे हम लोग डिप्राइव हो रहे हैं। तो स्लीप डिप्राइवनेस की वजह से हमारे अंदर बहुत सारा साइकोसोमेटिक डिजीज और बहुत सारे तरह के डिजीज डेवलप हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, देखिए मैं 12 बजे रात को सोता था, सुबह 8 बजे उठता था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। अगर मैं उसी रूटीन को फॉलो कर रहा होता तो मैं इस बुक का को-ऑथर नहीं बन पाता, और मैं उसी रूटीन को फॉलो कर रहा होता तो मैं मैराथन का मेडल नहीं जीत पाया होता। मैं 2 बार मैराथन का मेडल जीत पाया। 10 किलोमीटर का ही मैराथन दौड़ा हूं, लेकिन मेरे उम्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये साहस नहीं जुगाड़ सकते हैं कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ जाऊंगा। ये तभी संभव हो पाया है जब मैंने अपना टाइम को मैनेज करना शुरू किया, जब मैं अपना 12 बजे का स्लीपिंग जो टाइम हैबिट था उसको मैं 10 बजे तक लाया और सुबह 5 बजे उठने का हैबिट डेवलप कर पाया, ठीक है। तो आपका भी अगर ऐसा कुछ लर्निंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं कि मैंने कुछ चेंज किया तो आपके जीवन में क्या आया। बाय द वे यहाँ से टेक अवे अगर हम बात करें कि टाइम मैनेजमेंट का क्या टेक अवे आप लेकर के जा रहे हैं, क्या लर्निंग लेकर के जा रहे हैं, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि हम क्या बदलाव लाने जा रहे हैं? 15 मिनट में वापस। हाँ, 15 मिनट में वापस आना है। कहाँ से? 5 12 से 15 मिनट, ये तो इंस्टेंट हो गया। आपने कहे दिए। नहीं, ये तो अभी का अभी हुआ। मतलब आज आपने सिखाया, अभी हमने कर दिया, अब उसके बाद से जय राम। हम तो भाई वैसे वैसे रहे। हम क्या कुछ बदलाव लाएंगे क्या? और अगर लाएंगे तो क्या लाएंगे?
10 बजे सोना, 10 बजे जल्दी करना, 7 बजे 10 बजे का फोन ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, सुबह 5 जाएगा, सोशल मीडिया से भी दूर रहेंगे। अगर देखिए ये बहुत बड़ा चीज हो जाए, मतलब रात को 10 बजे सोने का हैबिट डेवलप कर पाना जो है ना, आप समझ लीजिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट में सिर्फ एक चीज यहाँ से टेक अवे लेकर के जाए ना, तो बिलीव मी 1 साल के बाद मैं आपसे मिलूंगा ना, तो आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। लेकिन अगर आपने वो टेक अवे नहीं लिया ना, तो मेरे इस एफर्ट का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक टेक अवे आपको ये लेकर के जाना है कि सोशल मीडिया से अगर दूर रहें, तो आप इस चीज को समझिए कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि गरीब देश के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया में पागल बने फिर रहे हैं, और अमीर लोग जो है वो आपके पीछे लोग लगा करके बैठे हैं। हाँ, उनका नाम है इंगेजमेंट इंजीनियर्स, जो ये देख रहे हैं कि कौन कितना देर तक फेसबुक में रह रहा है और उसको क्या कंटेंट चाहिए उसको वहाँ पे दिखाओ, उसको क्या चीज़ चाहिए उसको दिखाओ। आपको मालूम नहीं है कि गूगल जितना आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, उससे ज़्यादा गूगल आपके बारे में जानता है। आपको ताज्जुब होगा आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, आप मैंने मेल है फीमेल हैं, ठीक है, आप कितना रुपया कमाते हैं, किस तरह का प्रॉपर्टी ले रखे हैं, सारा चीज उसको मालूम है। और ये अगर आप पता करना चाहते हैं ना, तो जो गूगल एड आपको डिस्प्ले में आता है ना, उसको आप क्लिक करके देखिएगा, उसमें प्रोफाइल देख करके आप चौंक जाएंगे कि यार मेरे बारे में गूगल को इतना पता है जो मेरे माँ बाप को नहीं मालूम है, जिसने पैदा किया। गूगल के जो ऐड आता है ना, ऐड को स्किप करने के पहले आप ये बोलिएगा, मैंने उसमें ऑप्शन देता है कि ये ऐड मेरे को क्यों दिखलाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका प्रोफाइल वगैरह सर्च कीजिएगा तो दिखाएगा कि आपको ये ऐड क्यों दिखाया जा रहा है। तो उसको इतना मैंने प्रिसाइजली हमारे प्रोफाइल के बारे में पता है और इसी का वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। और जब हम लोग गूगल का कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आंख मूंद करके हाँ भाई सब एक्सेस ले ले, तू सब एक्सेस ले ले, हाँ फेसबुक डाउनलोड कर रहे हैं तो सब एक्सेस ले ले, ठीक है, सब कुछ में यस यस करके सारे टर्म्स एंड कंडीशन में यस कर देते हैं और तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और इसकी वजह से हम सारा एक्सेस सारा कंट्रोल उसको दे देते हैं। तो अगर हम कुछ कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो एक ही चीज कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया से दूर रहें, ठीक है। फिनांस के मैटर में हम क्या कर सकते हैं, फिनांस के मैटर में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, फेसबुक से आप बताइए तो क्या नुकसान होता है, सोशल मीडिया से नुकसान क्या होता है? सिर्फ टाइम। उससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज जो नुकसान होता है ना, उसको शायद हम लोगों को अंदाजा ही नहीं, ठीक है। आज अगर एक बात बताइए, मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड ये पोस्ट डालता है कि मैं दुबई में घूमने गया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? पहले तो मैं लिख करके भेजता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, एंजॉय, हाँ, लेकिन भीतर में मेरा क्या चल रहा है? जलन हो रही है ना, हाँ। तो अब एक बात बताइए कि अगर ये चीज बुरी है, तो जो बुरी चीज है उसको एलिमिनेट करना चाहिए या उसको संवर्धन मिलना चाहिए, हाँ। इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। हम सोशल मीडिया में अच्छा चीज कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं। अब एक बात बताइए, फिजिकली अगर हम किसी को उतना देखते हैं ना, अच्छा आज के पहले जब फेसबुक नहीं था तो लोगों के जीवन के बारे में समझने का एकमात्र तरीका ये था कि हम उनके घर जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे, तब हम उनके बारे में जानते थे, ठीक है, और वो जितना बताना चाहते थे, जैसे बताते थे वैसे हम जानते थे। लेकिन जब हम फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे अंदर जो है वो ईर्ष्या हो रही है, और जितना बार हम इस चीज को देख रहे हैं उतना बार हम इसका संवर्धन दे रहे हैं। तो जिन विचारों को, जिन आइडियाज को हम जितना संवर्धन देंगे, वो हमारा क्या बनते जाता है? स्वभाव बनते जाता है। और यही वजह है, दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो मैंने नींद का वजह बताया और दूसरा सोशल मीडिया के यूज। और नींद और सोशल मीडिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अक्सर लोग जो है वो रात को बेड पे जाने के पहले ये सोच करके स्क्रॉल करना शुरू करते हैं कि
इसको स्क्रॉल करेंगे तो मेरे को नींद आ जाएगी, है कि नहीं? कितने लोग ये मानते हैं कि वो जब तक मैं मोबाइल नहीं देखूंगा मेरे को नींद नहीं आएगी? मोबाइल देख लेने से तो है ना थोड़ा नींद आ जाता है जल्दी से, है कि नहीं? हाँ दोस्तों, कॉफी में कैफीन होता है और कैफीन जो है वो हमारा जो हार्मोन हमें नींद लगाने में मदद करता है, डोपामाइन, उसको खत्म कर देता है। हमारे स्क्रीन में कैफीन से ज्यादा नशा है जो हमारी नींद को उड़ा सकता है, ठीक है? तो अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए 2 चीज अगर आप कर सकते हैं ना, तो सिर्फ आप सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए और सोने जाने से पहले एटलीस्ट चाहे जितना बजे भी जा रहे हैं 1 घंटा पहले आप मोबाइल को अपने से दूर कर दीजिए। ये टेक अवे अगर आप लेकर के जाते हैं तो 1 साल के बाद हम आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखेंगे। क्लैप फॉर योरसेल्फ। हम लोग एक बार 10 मिनट के लिए बायो ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट या 15 मिनट, कितना देर के लिए? 10 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट। तो 15 मिनट बाद हम लोग वापस मिलते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे कि लर्निंग में हमको क्या लर्न करने की जरूरत है। थैंक अच्छा हो रहा है। बहुत सारे ऐसा ट्रेनिंग किया आदिम भाई